नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके एमसीक्यूज। टॉपिक वाइज हम उत्तराखंड जीके को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पूरे उत्तराखंड जीके को टॉपिक वाइज एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे और ना सिर्फ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे बल्कि उनसे रिलेटेड जितने आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करते हैं, जिससे आपके साथ साथ में प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों आपका चलता रहे और पूरा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू के रूप में आपका कवर हो जाए। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जलवायु और जो अलग अलग ऋतुओं को लेकर क्वेश्चन बनते हैं, ग्रीष्म ऋतु को लेकर, शीतकालीन को लेकर के, वर्षा ऋतु को लेकर कि किस मानसून के द्वारा ज्यादा वर्षा होती है, कौन सा मानसून कब आता है, इस प्रकार के प्रश्न आपसे यहां से पूछे जाते हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की मृदा को लेकर भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपकी जो टर्सरी मिट्टी होती है, ज्वालामुखी मिट्टी होती है, ऐसे प्रश्न मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, कौन सा पूछा जा चुका है और कौन सा पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के जो प्रीवियस पार्ट थे उनको नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो जलवायु होती है उसको प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं। तो उन्हीं में है समुद्र तट से दूरी, वायु दाब, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इनके अलावा भी और कई सारे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है और ऐसे क्वेश्चन में जब आपको आंसर दिए जाते हैं मैक्सिमम इसका आंसर उपयुक्त सभी ही होता है, ठीक है, खासतौर पर उत्तराखंड में। इसके अलावा अगर हम अन्य कारकों की बात करें तो जैसे उस क्षेत्र की देशांतरीय स्थिति क्या है, उस क्षेत्र की अक्षांशीय स्थिति क्या है, ठीक है, इसके अलावा पवनों की गति क्या है वहां पर, ये सारे जो कारक होते हैं ये जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जलवायु हिमाचल प्रदेश की अपेक्षा कैसी है। तो जलवायु की दृष्टि से उत्तराखंड की जो जलवायु है हिमाचल की तुलना में यहां से ये जो गर्म और आर्द्र जलवायु उत्तराखंड में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊंचाई, ताप और वनस्पति के आधार पर डॉक्टर एस.सी. खरकवाल ने उत्तराखंड की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा है। 2-3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। पहला कि उत्तराखंड की जलवायु को किसके द्वारा विभाजित किया गया है, एस.सी. खरकवाल के द्वारा। और ये कौन है, तो यह आप बता सकते हैं कि वनस्पति शास्त्री हैं, इसलिए इन्होंने उत्तराखंड की जलवायु को कितने भागों में बांटा है, 6 भागों में बांटा है। तो दोनों बात आपको याद रखनी है कि बांटा किसने है, डॉक्टर एस.सी. खरकवाल, और कितने क्षेत्रों में बांटा है, 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं, एक इन्होंने बताया उपोष्ण जलवायु, ये 900 मीटर तक पाई जाती है, ठीक है। दूसरा गर्म शीतोष्ण जलवायु 900 से 1800 मीटर तक। तीसरी शीत शीतोष्ण जलवायु, ये 1800 से लेकर 3000 मीटर तक होती है। एल्पाइन जलवायु, ये 3000 से लेकर 4200 मीटर तक होती है। और पांचवी आती है हिमानी जलवायु, जो 4200 ऊपर के मीटर के ऊपर जो जलवायु होती है वो हिमानी जलवायु कहलाती है। इसके अलावा इन्होंने छठी एक और बताई, शीत शीतोष्ण जलवायु जिसको कहा जाता है, और इसका जो रेंज है 2500 से लेकर 3500 मीटर की ऊंचाई तक। तो ये टेबल आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता है आपसे पूछेगा बताइए राज्य में उपोष्ण जलवायु किस ऊंचाई तक पाई जाती है, तो आप बताएंगे 900 मीटर तक, ठीक है। इसी प्रकार पूछेगा बताइए राज्य में गर्म शीतोष्ण जलवायु किस ऊंचाई तक पाई जाती है, तो आप बताएंगे 900 से लेकर 1800 मीटर तक। तो ये टेबल भी याद रखना है। इसके अलावा एस.सी. खरकवाल और कितने क्षेत्रों में बांटा, 6 क्षेत्रों में। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं पाई जाती हैं। यह क्वेश्चन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2017 में यह क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया। तो उत्तराखंड में भाबर पेटी में उपोष्ण जलवायु दशाएं पाई जाती हैं, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और उपोष्ण जलवायु कितनी ऊंचाई तक पाई जाती है, ऊपर वाला टेबल आपको ध्यान होगा 900 मीटर तक। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में उपोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है, तो ये आप बता देंगे अब 900 मीटर की ऊंचाई तक। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला आपको वो टेबल याद रखनी है।
उत्तराखंड में शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? जो शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है यह आपका 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक करेक्शन करना, ये शीतोष्ण जलवायु है 1800 से 3000 तक, जो 2500 से 3500 तक था ये आपका शीत शुष्क जलवायु है। इसको करेक्ट कर देना। ठीक है, शीत शुष्क जलवायु। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपने बताना है। तो 900 से 1800 मीटर तक आपकी गर्म शीतोष्ण जलवायु होती है, बिल्कुल सही है। एल्पाइन जलवायु 3000 से 4200 मीटर तक है। शीत शुष्क जलवायु ये आपकी होती है 2500 से 3500 तक। ठीक है, ये आपको टेबल याद रखना था, यानी कि ये ऑप्शन यहां पर गलत है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, हिमानी जलवायु 4200 के ऊपर पाई जाती है। तो अब उम्मीद करता हूं आपको ये टेबल यहीं पर याद हो गया होगा, जो इससे रिलेटेड हमने ये सारे क्वेश्चन यहां पर देखे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव रहता है। उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्म ऋतु का जो प्रभाव रहता है यह आपके मार्च से जून तक रहता है। ठीक है, यानी कि ग्रीष्मकाल कब से कब तक रहता है उत्तराखंड में? मार्च से लेकर जून तक। और जून उत्तराखंड का सबसे गर्म महीना भी होता है, यह भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है राज्य का सबसे ठंडा महीना और सबसे गर्म महीना। सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी उत्तराखंड का, और सबसे गर्म होता है जून। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? रूढ़ी और खरसाव ये कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ग्रीष्म ऋतु को उत्तराखंड में रूढ़ी और खरसाव कहा जाता है। और देखिए यहां पर क्वेश्चन इस तरीके से अरेंज्ड है और इस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये इसी के साथ याद हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है। ये सारी चीजें आपने पहले भी लिखी हैं, जो नए फैक्ट आपको लगे उनको आप नोट करते हुए चले। अदरवाइज आप वीडियो को ध्यान से देखें, आपको ये सारी चीजें यहीं पर याद होती हुई चलेंगी। चलिए नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न भागों में तीव्र वेग से आने वाला तूफान क्या है? देखिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड में पहले भी पूछा जा चुका है। तब ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में जो तूफान आते हैं या उत्तराखंड में तूफानों को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में तूफानों को ओडाल कहा जाता है। ठीक है, तो जो तीव्र वेग से आने वाले तूफान होते हैं, बेसिकली वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाकर है। तो उत्तराखंड में तीव्र जो तूफान आते हैं इनको ओडाल कहा जाता है, ओडाल या ओडल कहा जाता है। ठीक है, कहीं पर। नेक्स्ट है हमारा, ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड की दशाएं क्या होती हैं? यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में उत्तराखंड में किस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं? तो राइट आंसर होगा यहां पर उष्णकटिबंधीय दशाएं यहां पे पाई जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पे उत्तराखंड में हमने देखा अभी कि जून में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा गर्म महीना होता है जून। तो जो गर्मी का मौसम है इस दौरान उत्तराखंड में उष्णकटिबंधीय दशाएं यहां पर पाई जाती हैं। ग्रीष्म काल में सर्वाधिक और सबसे कम तापमान उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ग्रीष्म काल में सबसे ज्यादा तापमान होता है शिवालिक क्षेत्र में, और सबसे कम तापमान होता है वृहत हिमालयी क्षेत्र में। वृहत हिमालयी क्षेत्र जिसे हम उच्च हिमालय भी कहते हैं, मुख्य हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा गर्मी शिवालिक में होती है, और सबसे कम की बात करें तो यह आपके वृहत हिमालय में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा वाणी से ही। जो ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है ये कब शुरू होती है? जब भूमध्य रेखा से सूर्य कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो देश में या उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु शुरू होती है। इसको आपको ध्यान रखना है, आने वाले एग्जामों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समय अवधि क्या है? हमने ग्रीष्म ऋतु से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखा, अब वर्षा ऋतु की बात करेंगे। उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की समय अवधि होती है मध्य जून से लेकर के आपके अक्टूबर माह तक। मध्य जून यानी कि 15 जून के आसपास मानसून यहां पर आ जाता है, वर्षा ऋतु शुरू हो जाती है और अक्टूबर तक ये चलता है। उसके बाद शीत ऋतु शुरू हो जाती है।
गुजरात के तट से चलने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून उत्तराखंड में कब प्रवेश करता है? तो उत्तराखंड में कौन सा मानसून आता है? गुजरात के तट से चलने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है, और ये कब एंटर करता है उत्तराखंड में? तो 15 जून के आसपास ये एंटर करता है, ठीक है। और इसी के साथ उत्तराखंड में वर्षा ऋतु की शुरुआत हो जाती है। नेक्स्ट है, और यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो उत्तराखंड में जो वर्षा होती है सबसे ज्यादा वो आपके बंगाल की खाड़ी में उठने वाले मानसून के कारण होती है। पूछा जाता है किस मानसून के कारण उत्तराखंड में ज्यादा वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी में उठने वाले मानसून के कारण यह वर्षा होती है। जो पश्चिमी चक्रवात हैं इनके कारण उत्तराखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, ठीक है। तो यह आपको ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। उत्तराखंड के किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो कहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वर्षा के मौसम में? राइट आंसर है बाही हिमालय। बाही हिमालय यानी कि शिवालिक की बात हो रही है, और यहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है वर्षा काल में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे कम की, जो आपका जो उच्च हिमालय है यहां पर सबसे कम बारिश होती है, ठीक है। अगर हम यहां पर एक और चीज आपसे पूछा जाता है कि अगर राज्य में आप दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ें, यानी कि आप ऊपर की तरफ चले, आप ऐसे मैप बनाते हैं ना, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट, अगर आप दक्षिण से उत्तर की ओर चलें, इसके अलावा अगर आप पूर्व से पश्चिम की ओर चलें तो वर्षा की मात्रा में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती जाएगी, एक आपको यह याद रखना है। और जैसे जैसे आप पश्चिम की तरफ जाएंगे वर्षा की मात्रा घटती रहेगी। ऐसा एक प्रश्न पेपर में बन चुका है, उसको भी हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में वार्षिक औसत वर्षा की मात्रा कितनी है? तो उत्तराखंड में जो वार्षिक वर्षा होती है इसकी मतलब कितनी होती है, एवरेज कितनी होती है? राइट आंसर है 150 से 200 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है उत्तराखंड में। उत्तराखंड का सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज्यादा औसत वर्षा कहां होती है? नरेंद्रनगर में होती है। लगभग 318 सेंटीमीटर यहां पर औसत वर्षा होती है हर साल, इसीलिए नरेंद्रनगर को उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। क्वेश्चन अगर आपको बने, बताइए उत्तराखंड का चेरापूंजी किसको कहते हैं? तो आप बताएंगे नरेंद्रनगर को। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु को हमने देखा कि खरसाव या रूडी कहा जाता है, इसी प्रकार वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में बसगाल या बसक्याल कहा जाता है। दोनों एक ही हैं, आपको दोनों याद रखने हैं। कहीं पर बसगाल दिया गया है, कहीं पर बसक्याल दिया गया है, तो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यह वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु को रूडी या खरसाव कहते हैं, और शीत ऋतु को यूंद या शूंद कहते हैं, ठीक है। साइलेंट यहां पर होता है। उत्तराखंड में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा क्या होती है? तो यही क्वेश्चन है जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि जैसे आप धीरे धीरे नीचे से ऊपर चलेंगे, आप उत्तर की साइड आप जानते हैं यहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं उत्तर की साइड में ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वृहत हिमालय शुरू होगा और यहाँ पे वर्षा की मात्रा घट जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे उत्तराखंड में वर्षा की मात्रा घट जाती है, और यही होता है जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर भी चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शीत ऋतु का समय उत्तराखंड में कब से कब तक माना जाता है? अब शीत ऋतु की बात करेंगे, हमने ग्रीष्म ऋतु देख ली, हमने वर्षा ऋतु देख ली, अब शीत ऋतु की बात करेंगे और फिर उसके बाद उत्तराखंड की मिट्टियों के बारे में बात करेंगे। शीत ऋतु का समय जो उत्तराखंड में होता है यह आपके मध्य अक्टूबर से शुरू हो जाता है और मध्य मार्च तक चलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आपको पूछा जाता है बताइए गर्मियों का मौसम कब से कब तक रहता है, सर्दियों का बताइए, वर्षा का बताइए, तो आपको ये याद रखना है और इनको आपको रिवीजन के तौर पर लेना है इस पूरी सीरीज को, और आपका पूरा उत्तराखंड जीके इसी तरीके से एमसीक्यू के रूप में अतिरिक्त तथ्यों के साथ कवर हो जाएगा। जल्दी ही ऐसी ही सीरीज आपके जो जीके है इसके लिए शुरू होगी और ऐसे ही सीरीज आपकी हिंदी के लिए शुरू होगी, क्योंकि आप जानते हैं आयोग के द्वारा इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। आपका हिंदी से प्रश्न आता है, जीके से आता है और यूके से आता है। तो तीनों के हम इसी तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट इन्हीं क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। चलिए
नेक्स्ट है हमारा, शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो शीत ऋतु को उत्तराखंड की स्थानीय भाषा में यून कहा जाता है। हालांकि इसे कहीं पर इस तरीके से भी लिखा गया है, तो एक ही बात है, आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस मौसमी घटना से शीत ऋतु में ओलों की भी वर्षा होती है? देखिए, ऊपर मैंने आपको बताया कि शीतकाल में जो वर्षा होती है उत्तराखंड में, ये पश्चिमी चक्रवात के कारण होती है, ठीक है, और पश्चिमी चक्रवात के कारण ही उत्तराखंड में कभी कभी वर्षा के साथ ओलों की वर्षा भी हो जाती है। तो दोनों बात आपको याद रखनी है। शीतकाल में होने वाली जो वर्षा है उसका मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी चक्रवात, और इसी के कारण कभी कभी यहां पर ओले भी पड़ जाते हैं सर्दियों के मौसम में, ठीक है। किसके कारण? पश्चिमी चक्रवातों के कारण। उत्तराखंड में पाला पड़ने की घटना सामान्यतः होती है। पाला यानी ओस, ठीक है, ओस को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? पाला। तो ये पड़ने की जो घटना होती है सामान्यतः आपके दिसंबर से जनवरी माह के में होती है, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के सबसे ठंडे और सबसे गर्म महीना कौन सा है? ऊपर मैं आपको बता चुका हूं, सबसे ठंडा महीना होता है जनवरी और सबसे गर्म महीना होता है जून। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। उत्तराखंड में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहां होती है? तो ये क्वेश्चन भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। उत्तराखंड के अंदर जो ये विंटर लाइन नामक घटना होती है, प्राकृतिक घटना, यह आपके दिसंबर से जनवरी के बीच में मसूरी में यह घटना होती है, ठीक है। और यही घटना पूरे विश्व में अगर हम बात करें तो स्विट्जरलैंड में होती है। दोनों आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। इसको विंटर कर देना। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य उत्तराखंड में कहां दिखाई देता है? तो मसूरी में दिखाई देता है। मसूरी किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है? इसका आंसर आपने कमेंट करके बताना है। कल वाले वीडियो में हमने उत्तराखंड का पूरा भूगोल के एमसीक्यूज को वहां पे कवर किया था। पूरे भौगोलिक से जितने भी आपके एमसीक्यूज बन सकते थे सारे हमने वहां पे कवर किए, और वहीं पर हमने देखा था कि मसूरी किस हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। तो आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपने पढ़ने हैं और उसके बाद बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि उच्च हिमालय के 4000 मीटर से ऊपर के क्षेत्र वर्ष भर हिमाच्छादित रहते हैं, अतः यहां बर्फीली जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, यह आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, मानसून ऋतु में ताप के बढ़ने से उत्तराखंड में हिमस्खलन की तीव्रता बढ़ जाती है। बिल्कुल सही है, जैसे जैसे टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ता है तो उसके बाद जो हिमस्खलन होता है वो भी होना शुरू हो जाता है। शीत ऋतु में उत्तराखंड में भारी हिमपात होता है और तापमान शून्य से भी नीचे चला जाता है। उत्तराखंड में कई ऐसी जगह हैं जहां पर शीत ऋतु में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। उत्तराखंड की मृदा कैसी है? अब हम उत्तराखंड की मिट्टियों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करेंगे, और इनमें से भी आपके बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू हैं। उत्तराखंड की मृदा कैसी है? उत्तराखंड क्योंकि एक पर्वतीय राज्य है, उत्तराखंड की मृदा भी पर्वतीय है। उत्तराखंड की मृदा में जीवाश्म की अधिकतम पाई जाती है, ठीक है। तो जीवाश्म की यहाँ पर अधिकता पाई जाती है, काफ़ी अधिक मात्रा में मौजूद है, लेकिन जो चूना और फास्फोरस होता है इसकी कमी उत्तराखंड की मिट्टी में पाई जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में जो मृदा होती है ये अपरिपक्व होती है और पूर्णतः नवीन होती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड की मृदा का पीएच मान 5.5 से 6.5 के मध्य में होता है, ठीक है। उत्तराखंड की मिट्टी में किन तत्वों की कमी होती है? तो उत्तराखंड की मृदा में हमने देखा चूना और फास्फोरस की कमी होती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, जबकि जीवाश्म की अधिकता होती है। शिवालिक की पहाड़ियों और दून की घाटियों में कौन सी मृदा पाई जाती है? यह क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है। तो शिवालिक की पहाड़ियों और दून घाटियों में टर्सरी मृदा पाई जाती है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, बताइए टर्सरी मृदा कहां पाई जाती है? आप बताएंगे शिवालिक पहाड़ियां और दून घाटियों में पाई जाती है।
टर्शरी मृदा होती है। तो टर्शरी मृदा कैसी होती है? यह आपकी हल्की बलुई मृदा होती है और छिद्रमयी मृदा होती है। ठीक है, जो टर्शरी मिट्टी होती है इसमें आपकी वनस्पति और जीवाश्म इनकी कमी होती है। नेक्स्ट है हमारा, शिवालिक पहाड़ियों के निचले ढालों पर मुख्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। शिवालिक पहाड़ियों का जो निचली ढाल है यहां पर दोमट मृदा पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और आपसे डायरेक्ट ऐसे ही फैक्ट बेस पे क्वेश्चन बनते हैं इस क्षेत्र को लेकर के। नेक्स्ट है हमारा, उत्तराखंड में क्वार्ट्ज मृदा मुख्यतः पाई जाती है। देखिए, उत्तराखंड में जो क्वार्ट्ज मृदा पाई जाती है ये नैनीताल में पाई जाती है। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो क्वार्ट्ज मृदा आपके भीमताल में पाई जाती है। ठीक है, क्वार्ट्ज मृदा अनउपजाऊ होती है, कृषि के लिए ये उपयुक्त नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में जलवायु ज्वालामुखी मृदा कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी मृदा भी उत्तराखंड में आपके भीमताल क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जो ज्वालामुखी मिट्टी होती है, ज्वालामुखी मृदा होती है, इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों के टूटने से होता है। यानी जब जो आग्नेय चट्टानें होती हैं ये टूटती हैं तो ज्वालामुखी मिट्टी का निर्माण होता है। यह मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के शुष्क और शीतल क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो शुष्क और शीत क्षेत्रों में पर्वतीय छिछली मृदा यहां पर पाई जाती है। उत्तराखंड में चारागाह मैदानों में पाई जाने वाली मृदा को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो चारागाह मैदानों में जो मृदा पाई जाती है उस मृदा को स्थानीय भाषा में एल्पाइन चारागाह मृदा कहा जाता है। चारागाही मृदा की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पे वृक्षों की कमी होती है, विरल वनस्पति यहाँ पर पाई जाती हैं और अधिकतम घास, क्योंकि घास के मैदान होते हैं ये यहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चारागाही मृदा में नमी कम होने का मुख्य कारण क्या है? जो चारागाही मृदा होती है इसमें नमी काफ़ी कम होती है। इसका मुख्य कारण है वायु अपक्षय, ठीक है, हिमानी अप्रदन और शुष्क जलवायु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चारागाह मैदानों की मृदा कैसी होती है? तो चारागाह मैदानों की जो मिट्टी होती है ये हल्की क्षारीय होती है। उत्तराखंड के उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के जो उप पर्वतीय क्षेत्र हैं, मृदा है, यहाँ पे उप पर्वतीय मृदा क्षेत्रों में आपके चिरपाइन, देवदार, सुप्रूस यानी ये सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। पहाड़ की ढालों एवं पर्वतों के किनारे पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर देना, ठीक है। जो पर्वतों की ढाल होती है, पहाड़ों की ढाल और पर्वतों के किनारे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यह आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है। यह आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। उत्तराखंड के उप पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो यह रंग होता है लाल भूरा। भूरी लाल पीली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो भूरी लाल पीली मिट्टी का निर्माण आपके चूने, बलुआ पत्थर और डोलोमाइट चट्टानों से होता है। भूरी लाल पीली मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो यह आपके उपयुक्त सभी क्षेत्रों में नैनीताल, चक्राता, मसूरी यहाँ पर पाई जाती है। भूरी लाल पीली मृदा की विशेषता क्या है? तो भूरी और लाल पीली मृदा की जो विशेषता है यहाँ पर ये अधिक उपजाऊ होती है और अधिक आर्द्रता होती है। तो यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए और सी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अधिक उपजाऊ होती है और उच्च नमी ग्रहण क्षमता होती है, तो ए और बी सही होगा, ये वाला गलत होगा। भस्मी मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो उत्तराखंड में भस्मी मृदा आपके समशीतोष्ण संभागों में पाई जाती है, कम ढालू क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है, ढालों वाले क्षेत्र में, और पर्वतीय श्रेणियों के आंचलों में पाई जाती है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। उत्तराखंड हिमालय के तलहटी प्रदेशों में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड हिमालय के तलहटी प्रदेशों में स्थित क्षेत्र को तराई भाबर क्षेत्र कहा जाता है।
नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्यतः पाई जाती है। तो भाबर क्षेत्र की मृदा मुख्यतः किस प्रकार की होती है? तो यहां आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, बी और सी प्रकार की होती है। ठीक है, यानी कि भाबर क्षेत्र की मृदा केवल तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में होती है। अगर आप कल वाला वीडियो याद करेंगे तो हमने देखा था भाबर क्षेत्र कहां पर है, आपके तराई के उत्तर में और शिवालिक के दक्षिण में। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने और धान की पैदावार हेतु उपयुक्त मानी जाती है? इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो गन्ने और धान के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? राइट आंसर है तराई मिट्टी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यह मिट्टी बहुत ज्यादा परिपक्व मानी जाती है, लेकिन इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी यहां पर मानी जाती है। ठीक है, इसकी कमी यहां पर होती है और इसी कारण ये गन्ने और धान की फसल के लिए काफी उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, सुमेलित आपने करना है। जो भाबर मृदा होती है ये कंकर पत्थर से युक्त होती है, बिल्कुल सही बात है। तराई मृदा जो होती है महीन कणों से बनी होती है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उच्च मैदानी मृदा हल्की क्षारीय और कार्बनिक पदार्थों से युक्त होती है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त डी यहां पर सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज को हम यहां पे चला रहे हैं और उसका हमने आज 7वां पार्ट यहां पे कवर किया। उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जो ऋतुएं थी, उत्तराखंड की मृदा, इनको लेकर हमने यहां पे प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूं आपका पूरा टॉपिक इन 54 प्रश्नों में कवर हुआ होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप चैनल का लिंक जरूर डालें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका स्कोर यहां पर कितना रहा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।